साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम प्रागैतिहासिक काल पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा, इन सब परीक्षाओं के जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, उसके तहत हम आजकल सबसे पहले शुरू क्या किए हैं, इतिहास सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास पढ़ाना शुरू किए हैं, जिसका ये दूसरा वीडियो है। तो जैसा कि आपसे मैंने पहले भी बताया था कि हम बिंदुगत तेजी से पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश करेंगे। विषय की बहुत गहराई में जाएंगे तो यह बहुत लंबा होता जाएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए जितना उपयोगी है तथ्यात्मक रूप से हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ भी न छूटे जो परीक्षाओं में पूछा जाना या पूछा जाता है। तो चलिए आज हम प्रागैतिहासिक काल पर बिंदुओं में तेजी से चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला बिंदु। साथियों प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिस कालखंड के संबंध में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, लिखित विवरण कोई प्राप्त नहीं होता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के संबंध में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आइए अगला बिंदु देखते हैं। होमोसैपियंस, होमोसैपियंस का नाम आपने सुना होगा। होमोसैपियंस यानी हमारे पूर्वज, जिनको आप कह सकते हैं ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव का प्रवेश, होमोसैपियंस का प्रवेश धरती पर लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। यह एक तथ्य जान लीजिए। अगला तथ्य देखते हैं। पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का प्रमुख आधार शिकार था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल के मानव की, आप जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था? शिकार था। ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। साथ ही शिकार उनके मनोरंजन का भी साधन था, यानी शिकार करके मनोरंजन भी करते थे, उसके साथ साथ उनकी आजीविका का भी प्रमुख साधन शिकार ही था। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। यह जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। छोटे छोटे बिंदु हमने लिखा है लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आग का आविष्कार। आग का आविष्कार साथियों हुआ कब? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार, जिससे मानव के जीवन में गति आई, पहिए का आविष्कार, पहिए के आविष्कार से माना जाता है कि मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन मानव के जीवन में आया। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब विकसित हुई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में वो अस्थायी रूप से अपना निवास बनाया, कबीलों में रहने लगा और उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ। सर्वप्रथम इनका पालतू पशु कौन था? ये परीक्षा में पूछा गया। अनेक बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम पालतू पशु मनुष्य का था कुत्ता। बहुत ध्यान से देख लीजिए। मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु कौन सा? कुत्ता। अगला बिंदु देखिए। प्रथम प्रयुक्त धातु। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी तांबा। ठीक है, और प्रथम औजार क्या था जो ये प्रयोग किए थे? ये कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अगला बिंदु देखते हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से देखें। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे प्राचीन फसल गेहूं तथा जौ थी। सबसे प्राचीन फसल गेहूं तथा जौ थी, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज चावल था। यद्यपि सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था? चावल था। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण, यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा से। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों ये पेज आपने देखा। आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों आइए अगला बिंदु देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में सर्वप्रथम पूरा पाषाण की कालीन औजारों की खोज की। यहाँ देखिए एक स्थान नाम दिया है पल्लावरम। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर, सर्वाधिक प्राचीन नगर कहा जाता है साथियों मोहनजोदड़ो को। भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहन, इसको सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यह भी जान लीजिए। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। दो बिंदु इसमें है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और सर्वाधिक प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। ये दोनों बिंदु बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। यहाँ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, असम का श्वेतभ्रू गिबन, श्वेत नाम देख लीजिए, श्वेतभ्रू गिबन, यह क्या है? एक कपि है, बंदर। यह ऐसा कपि है, भारत में पाया जाने वाला ऐसा कपि है, एकमात्र मानवाव कपि है जो मानव जैसा दिखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। ठीक है, अगला देखते हैं। भीमबेटका अनेक बार पूछा गया, भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के शैल चित्र, यहाँ देखिए गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? यह तथ्य बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये आप जान लीजिए, इतना आपका जानना महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला देखते हैं बिंदु। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण, यह मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। अगला बिंदु देखते हैं, यह भी परीक्षा उपयोगी बिंदु है। भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम रिजले नामक व्यक्ति ने किया था। ये भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी थे रिजले। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया, व्यवस्थित आधार पर किया था। यह बिंदु और सारी महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब आप देखिए कि प्रागैतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने तेजी से जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन पर चर्चा कर ली। यह एक चीज़ आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में विदेशी यात्रियों के विवरण में 2-3 नाम छूट गए थे और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा छूटे जो आपकी परीक्षा में आए और आपका नुकसान हो जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि तथ्यात्मक रूप से ही पढ़ाई हो रही है लेकिन तथ्य न छूटे। ठीक है ना? तो आइए अगले पेज में हम 2-3 जो विदेशी यात्री पिछले वीडियो में छूट गए थे उन पर तेजी से चर्चा कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पहला नाम फाहियान का आता है। ये जानते हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित नाम है। फाहियान चीनी यात्री थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाहियान चीनी यात्री, देखिए तथ्यों को ध्यान से देखिए। फाहियान कौन थे? चीन के यात्री थे, चीनी यात्री थे। किसके दरबार में आए थे? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ये भारत में 14 वर्षों तक, फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा। इसने अपने यात्रा विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। अगला देखते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। यहाँ ध्यान देखिए, इसका यात्रा विवरण CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें हर्षकालीन समाज और धर्म के बारे में उसने लिखा है। चलिए अगला देखते हैं, अगले चीनी यात्री को, इत्सिंग ये भी चीनी यात्री थे। ये 7वीं शताब्दी में भारत आए। इन्होंने अपने यात्रा विवरण में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है। अब आइए देखते हैं एक अरबी लेखक इब्न बतूता, अरबी यात्री हैं इब्न बतूता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये अरब के थे।
इनका यात्रा वृत्तांत जो है उसका नाम है रेहला। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहला, जिसमें इन्होंने 14वीं शताब्दी के भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है, पर्याप्त लिखा है। जब ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आए तो चूंकि बहुत विद्वान था इब्न बतूता, तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। यहाँ देखिए एक तिब्बती लेखक का नाम है तारानाथ। ये तिब्बती लेखक थे और इनके ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो साथियों, आज हमने सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के बारे में तथ्यों में हमने देख लिया है ना। उसके बाद में पिछले वीडियो में जो छूटे यात्रियों के नाम थे उसको तेजी से देखिए। ये है, जितने भी बिंदु आपने देखे परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, इनको लिखिए, इनको याद करिए। और मुझे लगता है कि जो भी है वह बहुत ही जिसको कहेंगे कि सॉर्ट आउट किया हुआ मटेरियल है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें से कुछ न छूटे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।